था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखी थी, तो सब कंप्लीट हो गया है ना। तो आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक देखते हैं, दैट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी इन या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टाइप। तो हेडिंग लिखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और इसमें जो कंपाउंड है हमारा जो बनता है वो AB का होल ट्वाइस टाइप। ठीक है, ये वाला देखते हैं पहले। तो इसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो क्या आ जाएगा, वो एग्जाम्पल हमारा आएगा प्लेटिनम ग्लाइसिन का होल ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो इसमें जो पॉसिबिलिटी है वो क्या बन सकती है, ये देखो, ये हमारे पास सेंट्रल मेटल है और इससे इधर जुड़ेगा ए, इधर जुड़ेगा ए, इधर जुड़ेगा ए, इधर जुड़ेगा ए। ठीक। हम्म, तो बी कहाँ जाएगा, है ना। तो सभी को तो ए बना दिया सर आपने, तो इसको जो है ये ले लो, ये बी रहेगा। ठीक, और ये वाला भी बी रहेगा। ओके, तो ये ऐसे जुड़ेगा, ये ऐसे जुड़ेगा। ठीक, ये 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 ये। हम्म, तो ये मेटल ए बी बी ए। ठीक, तो इसमें क्या हुआ ना, इसको जो है ये वाला बी ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, तो ये बॉन्डिंग ऐसे ही दिख रही है। तो इसको उठा करके इसके ऊपर रखो, इस डायग्राम को, इस पूरे को उठा करके इसके ऊपर रखोगे। तो इसके ऊपर जब रखोगे तो ये क्या होगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा भाई, सुपर इम्पोज हो जाएगा। सुपर इम्पोज का मतलब ये है कि एक गोला ये है, एक गोला ये है, इसको उठा के इसके ऊपर रख दो। ठीक, तो ये पूरा पूरा इसको क्या करेगा, छुपा लेगा, है ना। वैसी कहानी इसमें है, अगर ये वाला इसके ऊपर जाएगा तो ये पूरा पूरा क्या करेगा, छुपा लेगा। दिस इज नोन एज सुपर इम्पोजेबल। क्या कहेंगे, सुपर इम्पोजेबल कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी कंडीशन वही है, सुपर इम्पोजेबल की है। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं, मीजोमर कहते हैं भाई। जब नॉन सुपर इम्पोजेबल की कंडीशन होती है तो क्या होता है, मीजोमर बनते हैं, सॉरी इनेंशियोमर बनते हैं। और सुपर इम्पोजेबल की जब कंडीशन होती है तो मीजोमर बनती है ना। तो ये बात है यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं हो रही है, सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पर ये इनएक्टिव हो जाएंगे। तो एक बात ध्यान रखिए, नोट में याद कर लीजिए, क्या, अगर MAA का होल ट्वाइस A2 का, है ना, एंड MAB का होल ट्वाइस आता है, ऐसा कोई कंपाउंड है, तो ये क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। ये कैसे हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, तो इसका मतलब ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्यों, क्योंकि सुपर इम्पोजेबल कंडीशन है भाई यहाँ पे, ये मीजोमर बनाएंगे, है ना, इसलिए। क्लियर, तो यहाँ पे आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे हम कहेंगे दीज आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, तो इसका एग्जाम्पल जो है यही वाला है, तो इसको बना के
देख लेना आप लोग, मैं इस पे अब टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, ठीक है। यही वाला आप बना के देख लीजिएगा। पीछे हमने ऐसा एग्जाम्पल कराया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो हमारे काम का है, जिसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी शो होगी, ठीक, तो वो वाला देखते हैं इसी में। हम्म जो एग्जाम्पल हमने लिया है उसी में देखते हैं। देखो कैसे। प्लेटिनम बीच में रखा हमने, ओ, ओ, सी, ठीक। और ये यहाँ पे रहेगा NH2, ये रहेगा CH2, ठीक। ये NH2, CH2, COO, ठीक है। ये 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 ये, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो इसमें हम मिरर लगा दे रहे हैं। अब मिरर के अंदर चलो, शीशे के अंदर क्या है। शीशे के अंदर देखेंगे तो आपको प्लेटिनम, ये NH2, और ये हो जाएगा, इसको यहाँ, ये हो जाएगा OO, CH2, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड। इसी तरीके से यहाँ पे कहानी हो जाएगी CH2, NH2, COO, और ये प्लेटिनम, ये ये ये, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन सुपर इम्पोजिबल कंडीशन है। इस वाले डायग्राम को उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ये आपस में मैच नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो NH2 है और यहाँ पे CO2 है ना। तो ये मैच आपस में नहीं करेंगे। क्लियर। तो ये कंडीशन हमारी कैसी हो गई भाई, नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल। और जब भी कभी नॉन सुपर इम्पोजिबल की कंडीशन आए तो इसका मतलब ये क्या बना भाई, इनएंशियो मर, ये ऑप्टिकली भाई एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर। तो ये कहानी हो गई हमारी कंप्लीट आइसोमेरिज्म की। तो आइसोमेरिज्म में अब मेरे ख्याल से कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म पिछले लेक्चर पढ़े हुए हैं, कंप्लीट देख लीजिएगा आपको लोग हमारे चैनल पे जा करके, और वहां पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। बल्कि इस पूरे चैप्टर को हम इस पे डलवा दे रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक। वहां से आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी तक कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं इसमें से। ये देख लो और ये देख लो, ठीक है। और इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल ही जाएगी, तो वीडियो भी मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ओके। कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछिए। तो फिर आगे बढ़ा जाए, है ना। चलिए। तो नेक्स्ट है अगली हेडिंग, ले लेते हैं। अगली हेडिंग जो है हमारी, वो क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है वो किस तरीके से मेजर की जाती है और किस तरीके से अफेक्ट होती है, इसको जरा देख लेते हैं, ठीक। तो एक रिएक्शन है हमारे पास, वो क्या है, हमारे पास जो रिएक्शन है उसमें क्या है, 4K+, और ये प्लस FeCN का होल 6, हमारा वही प्यारा सा कंपाउंड है, K4FeCN का होल 6। और इसके ऊपर जो चार्ज इधर आएगा वो क्या आएगा, +4 का आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, +4 नहीं होगा, इधर तो माइनस होगा, ये यहाँ पे माइनस होगा, है ना। इधर प्लस हो गया तो इधर माइनस। तो ये इधर जब जाएंगे तो KF होगा, और इधर आएंगे तो
डिसोसिएशन हो। अभी इसको हम लिखवा देंगे। तो ये जो बनेगा वो K4 FeCN का होल 6, K4 FeCN का होल 6। तो यहाँ पे जो KF है इसको हम कहते हैं फॉर्मेशन कांस्टेंट। फॉर्मेशन कांस्टेंट। और जो KD है इसे हम कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज KF फॉर्मेशन कांस्टेंट एंड KD डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो जो स्टेबिलिटी होती है, ये जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी, जो स्टेबिलिटी है वो क्या है? डायरेक्टली टू फॉर्मेशन और इनवर्सली टू डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन के उल्टा है स्टेबिलिटी, और फॉर्मेशन के डायरेक्टली। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये हमारा एक रिलेशन मिल गया। ओके, इसी तरीके से जो दूसरी बात है वो क्या है? ये हो गया पहला केस, पहला टाइप। जो दूसरा टाइप है वो क्या है? स्टेबिलिटी ये डायरेक्टली टू चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल पे जितना ज्यादा चार्ज, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो जैसे K4 FeCN का होल 6 है, K3 FeCN का होल 6 है, तो चार्ज जिसके ऊपर ज्यादा वो उतना ज्यादा स्टेबल। इस पे +2 है ना, और इस पे ज्यादा होगा। ठीक है, निकाल के देख लेना। क्लियर? तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये ज्यादा स्टेबल है, जिस पे चार्ज ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल। ठीक है, करके देख लो चाहो तो, है ना। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे हो जाएगा +3। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। साइज, साइज का क्या असर होता है? जो साइज है वो स्टेबिलिटी पे क्या असर डालता है? तो साइज जो है इन्वर्सली रिलेशन है सेंट्रल मेटल का। साइज ऑफ सेंट्रल मेटल, अगर सेंट्रल मेटल का साइज कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कई सारे क्वेश्चंस हैं, वो देख सकते हैं। देखो एग्जांपल है, मैंगनीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, कॉपर है, जिंक है। ऑर्डर बताना है स्टेबिलिटी की। साइज डिक्रीज किसका हो रहा है? सबसे ज्यादा साइज किसका है? अगर हम साइज की बात करें, है ना, तो सबसे ज्यादा जो है साइज इसमें किसका है? तो स्टेबिलिटी यहाँ पे ये 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 ऐसे। ठीक है, क्लियर? आयन की अगर हम बात करते हैं, इसी में +2, आयरन +2, कोबाल्ट +2, निकिल +2, कॉपर +2, जिंक +2। ये साइज का ऑर्डर था। ठीक है, सबसे ज्यादा साइज मैंगनीज का, है ना। और ये आयन के केस में स्टेबिलिटी का है, स्टेबिलिटी। तो ये इस तरीके से। ठीक, तो जिसका साइज ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। क्लियर? तो इसमें अगर ऐसे एग्जाम्पल दे कॉम्प्लेक्स आयन बना के, K4 FeCN, FeCN का होल से ऐसे दे, और ऐसे दे K4 निकिल, निकिल
Cn का होल से। तो अब जरा बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर। निकेल कहाँ पे है? मैग्नीज से आयरन के बाद है। ये देखो, आयरन यहाँ है और निकेल यहाँ है ना। तो साइज किसका ज्यादा है? आयरन का। तो आयरन की स्टेबिलिटी कम होगी एज कंपेयर टू निकेल। ठीक, तो निकेल का साइज कम है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। समझ में आ गई बात? इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना। क्लियर? इसीलिए हमने सीरीज बनवा दी। पॉसिबिलिटी इन्हीं पे है कि ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए इनकी सीरीज बना के देते हैं। क्लियर? बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। लिगेंड की बेसिक स्ट्रेंथ क्या है? ठीक, तो लिगेंड की जो बेसिक स्ट्रेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी जो होती है वो कैसी है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। बेसिक स्ट्रेंथ को हम बेसिसिटी भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। क्लियर? तो क्या होगा? आयरन, सॉरी, क्लोरीन, फ्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो यहाँ पे बेसिसिटी देखें तो फ्लोरीन की ज्यादा है, फिर क्लोरीन, क्लोराइड की, फिर ब्रोमाइड की, फिर आयोडाइड की। तो बेसिक स्ट्रेंथ ये हो गई। ठीक, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बिल्कुल सही बात है यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से स्टेबिलिटी भी हो जाएगी। इसी तरीके से इसमें देखो, एच एफ अगर ऐसे करके दे दे, एच सी एल दे दे, एच बी आर दे दे, एच आई दे दे, तो यहाँ पे एस डी की स्ट्रेंथ देखते हैं क्या, क्योंकि ये एसिड से बेटा। तो एस डी की स्ट्रेंथ ये हो गई, एस डी स्ट्रेंथ। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल भी यहीं पे निपटा देते हैं। ये देखिए, सी ओ एफ सिक्स -3, सी ओ सी एल सिक्स, सी ओ सी एल सिक्स, और ये भी -3। अब बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? फ्लोरीन की। तो सीधी सी बात है कि जिसमें फ्लोरीन लगे हैं वो लिगेंड ज्यादा स्टेबल होंगे, है ना, वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होंगे। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। समझ में आई? कोई प्रॉब्लम? इसके बाद चलते हैं चिलेटिंग पावर पे। अगली बात जो है वो क्या है? चिलेटिंग पावर। चिलेटिंग पावर, तो चिलेटिंग पावर का मतलब ये होता है, एक्चुअली चिलेशन का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा रिंग बना देना, है ना। तो चिलेशन जिसमें ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा पॉलीसेंट्रिक या पॉलीडेंटेट टाइप के जो लिगेंड होते हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलता है चिलेशन। ठीक, तो चिलेशन पावर जो है, अगर आपको एम्बीडेंटेट, है ना, एम्फीडेंटेट या फिर पॉलीडेंटेट के कोई भी अगर लिगेंड दिख जाए तो आप उसको टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो जैसे कॉपर, वाटर का होल 4, और ये +4, कॉपर इथिलीन डाइएमीन का होल ट्वाइस, और ये +2। ठीक है, तो इसमें देखो इथिलीन डाइएमीन जो है ज्यादा सिलेक्टिंग है एज कम्पेयर टू वाटर, है ना। वाटर तो सिंगल बॉन्डेड ही होगा, है ना, लेकिन यहाँ पर इथिलीन डाइएमीन जो है बाइडेंटेट है, तो ये दो बॉन्ड बनाएगा एक साथ, है ना। तो यहाँ पे बॉन्डिंग कैपेसिटी इथिलीन डाइएमीन की ज्यादा है। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। स्टेबिलिटी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। क्रोमियम इथिलीन डायमीन का होल साइज, तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या होगा? +3 का।
और ये CRED, ये ठीक है, CRED, ठीक है ना। ये देखो, ये हेक्साडेंटेट होती EDTA है ना, तो ये +3। तो EDTA जो है इसकी सिलेक्शन ज्यादा है कंपेयर टू EN, एथिलीन डाइमीन। अब देखो इसका ज्यादा हो गई स्टेबिलिटी, है ना। तो ये बड़ा जो है आसान क्वेश्चन होते हैं, तो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से याद कर लें। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, क्योंकि ये चैप्टर अब एंडिंग पे है भाई, खत्म होने वाला है जस्ट। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ठीक, तो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं? जब कार्बन जो है, माइक ऑफ कर दो बेटा। जब कार्बन जो है इज डायरेक्टली लिंक्ड विद मेटल, अगर कार्बन डायरेक्टली मेटल से जुड़ा हो, है ना, या फिर नॉन मेटल से, या फिर मेटलवाइट, ठीक है, तो क्या होगा? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड इज फॉर्म। तो सीधी सी बात ये समझ लो कि जब भी कभी कार्बन मेटल से जुड़ा होगा डायरेक्टली, तो इसका मतलब वो कंपाउंड कैसा है? ऑर्गेनो मेटेलिक। चलो देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जो है वो क्या है? निकिल CO का होल फोर और FeCO का 5, ठीक है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा है, तो इसका मतलब वो ऑर्गेनो मेटेलिक। क्लियर। मेटल एसिटेट एंड मेटल कार्बोक्सिलेट, ये सब एग्जाम के क्वेश्चंस हैं जो कंफ्यूज करते हैं, अच्छे से याद करना। मेटल एसिटेट एंड मेटल कार्बोक्सिलेट, यहाँ भी कार्बन डायरेक्टली मेटल से जुड़ा दिखेगा, मेटल कार्बोक्सिलेट में भी कार्बन डायरेक्टली दिखेगा, लेकिन ये ऑर्गेनो मेटेलिक नहीं है बेटा। दीज आर नॉट ऑर्गेनो मेटेलिक, ठीक है। तो ये ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड नहीं है। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड जो होते हैं ये दो तरीके से, इनके अंदर जो बॉन्ड होते हैं उनके बेसिस पर ये दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं सिग्मा बॉन्डेड, और दूसरा जो होगा वो पाई बॉन्डेड होगा, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्डेड एंड पाई बॉन्डेड, तो एक एक करके सभी को पढ़ते हैं। सबसे पहला जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, वो क्या है? सिग्मा बॉन्डेड, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटेलिक, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? जो मेटल है वो डायरेक्टली अटैच होगा कार्बन से, है ना, और यहाँ पे जो ये बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा है? सिग्मा बॉन्ड। तो सिंपल सी बात है, ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिनमें कार्बन और मेटल के बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा है? सिग्मा बॉन्ड। क्लियर। तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं कार्ब सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो इनके जो एग्जाम्पल हैं उनको याद कर लो, रट लो, ये सब पूछे जाते हैं। ओके, फटाफट। कौन कौन है?
एक हमने पढ़ा था बहुत प्यारा सा, सब लोग जानते हैं, RMgX। और RMgX को हम क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये ऑर्गेनिक में हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं, है ना। इसी तरीके से होता है बेटा डाई इथाइल जिंक। फिर इसके बाद क्या है? C2H5 का होल ट्वाइस, और ये जिंक। दिस इज कॉल्ड डाई इथाइल जिंक। ये फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। दिस इज फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, डाइथाइल जिंक। क्लियर। इसके बाद क्या है? इथाइल मर्क्यूरिक क्लोराइड, C2H5HgCl। इथाइल मर्क्यूरिक क्लोराइड, इथाइल मर्क्यूरिक क्लोराइड। ठीक है। ये क्या है? ये एक फंगीसाइड है, फंगस को मारने के लिए, है ना। जो दवा ली जाती है वो है फंगीसाइड, है ना, उसे कहते हैं। तो ये फंगीसाइड एक केमिकल है जिसमें हम कहते हैं इथाइल मर्क्यूरिक क्लोराइड। तो इसको हम फंगस के इन्फेक्शन में, प्लांट में स्पेशली हम लोग वहां पे यूज करते हैं। ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। आगे बढ़ते हैं। जो अगला है वो क्या है? हम्म हम्म, अगला जो है ये है हमारे पास टेट्रा इथाइल लेड, C2H5 का होल 4, और ये प्लम्बम। तो इसे हम कहते हैं टेट्रा इथाइल लेड तेल। पहले भी पढ़ाया है ना। दिस इज नोन एज एंटी नॉकिंग एजेंट। ये क्या होता है मैंने बताया है वैसे, एंटी नॉकिंग एजेंट, है ना। तो पुराने जमाने में जो गाड़ियां आती थी उसमें एंटी नॉकिंग एजेंट कम पड़े होते थे, तो वो भट भट चलती थी, है ना। जैसे कि राजदूत बुलेट, है ना। लेकिन अब उसमें हम लोग लेड मिलाते हैं, और ये टेट्राइथाइलेट तेल मिलाया जाता है, तो एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी कम हो गई। ठीक है। इसके बाद चलते हैं, ये है CH3, C3। सर लेड क्या होता है? लेड बेटा प्लम्बम होता है, सीसा सीसा, है ना। जी सर। RHCl। ठीक। तो ये हो गया। इसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्राइफिनाइल फास्फोरेन, फॉस्फो फास्फो फॉस्फीन। हम्म फास्फोरेन नहीं होगा बेटा, ये फॉस्फीन होगा, है ना। क्या होगा? फास्फोन, फॉस्फोन। ठीक है। तो ये हो गया ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फोन। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं क्लोरोरोडियम। क्या कहते हैं? क्लोरोरोडियम। क्लोरो, ये तो हो गया ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फोन क्लोरोरोडियम। ठीक। रोडियम। क्लियर, क्लोरोरोडियम। इसे हम कहते हैं विल्किंस रिएजेंट। बस इतना नाम इसका याद कर लो। इसे क्या कहेंगे? विल्किंस रिएजेंट कहेंगे। तो ये आपके एग्जाम में पूछा गया है कहीं क्वेश्चन, तो इसलिए इसको हमने डाल रखा है। ठीक, इन पे एक बार सरसरी निगाह से देख के सारे एग्जाम में जाना है ना। कोई बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली तो नहीं पूछे जाएंगे, ऊपर वाले पहले के जो है वो पूछे जाएंगे। लेकिन ये भी पूछा जा चुका है, तो हमने कहा इसको भी डाल के रखना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ाना चाहिए, है ना। इसके बाद आ जाओ, ये बहुत बढ़िया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, देखो।
C2H5 का होल थ्राइस एल्युमिनियम प्लस TiCl का होल फोर। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं? ये आपकी एनसीईआरटी में ऑर्गेनिक में हम पढ़ाएंगे, दिया गया है। ठीक, इसको हम कहते हैं जिगलर, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, है ना। तो ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेंगे। और ये भाई है हिट्रोजीनस, हिट्रोजीनस कैटलिस्ट। अब वो कैटलिस्ट में बताएंगे कि क्या होता है ना। होमोजीनस, हिट्रोजीनस, ये ऊपर वाला जो है ये होमोजीनस है। ठीक, तो वो भी कैटलिस्ट ही है, ट्राइफिनाइल फास्फोन क्लोरोरोडियम। ठीक, तो ये हो गए हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिनमें सिग्मा बॉन्ड है। इन सभी के अंदर सिग्मा बॉन्ड। तो आपसे एग्जाम में ये पूछेगा इनमें से किसमें सिग्मा बॉन्ड है, तो इन्हीं के एग्जाम्पल दे देगा। नाम भी लिख सकता है, तो मैंने नाम भी लिखे हैं, डायग्राम भी दे सकता है, और ये फार्मूले देता है बेसिकली। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, याद कर लेना। इसके बाद आ जाओ पाई बॉन्डेड, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये केमिस्ट्री बड़ी मजेदार होती है। पाई बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ठीक, तो पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो हैं उनके जो एग्जाम्पल हैं उनको याद कर लो। सबसे पहले फेरोसीन। क्या? फेरोसीन। फेरोसीन क्या है? Fe2H5 का होल ट्वाइस, दिस इज नोन एज सैंडविच। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो आपको सैंडविच टाइप का मिलेगा। कैसे? देखो, हम्म, ये रहा। सैंडविच सबने खाया होगा, है ना। मेडिकल कॉलेजों में नाश्ते में सैंडविच ही देते हैं। मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, वेटरनरी है ना। तो इन सभी में जो कॉलेज बढ़िया बढ़िया होते हैं उन सभी में सैंडविच खाने को मिलता है। नहीं, 4 घंटे की 3 घंटे की लगातार क्लास लगा देते हैं, सैंडविच सर से क्या भला होने वाला है? हम्म। सैंडविच क्या होता है? सैंडविच नहीं जानते हो? सर अभी तक के सर सैंडविच दिखाए नहीं ना। तुम तो यार मेडिकल कॉलेज में ही रहते हो, हैं। सर रहते रहते हैं मतलब इतने कोई दिखाया नहीं ना। चलो, वहाँ कैंटीन में बैठ के खा लो एक दिन, है। अब जाने टाइम नहीं मिलता सर, यही बात है ना। तो इसका मतलब यार सर इसको पढ़ाने से पहले तुम्हें तो सैंडविच बताना पड़ेगा, है। चलो होम साइंस पढ़ाते हैं थोड़ी सी। 10 बजे से चार देखो, 4 बजे तक। देखो, 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 ये है भाई, ये देखो हमारा ब्रेड है भूरा भूरा। ये क्या है? ब्रेड है भूरा भूरा। इसको सेक लिया है, इसके ऊपर भाई मक्खन वक्खन लगा दिया, नहीं, इसके ऊपर सब्जियां डाल दी, वेज। ठीक है, इसके ऊपर ऐसे, और इसके ऊपर फिर से एक दूसरी ब्रेड लगा के लगा दिया, ये तैयार हो गया। फिर से सेक दिया इसको, नहीं, तो ये हो गया सैंडविच, है ना। ये 5 मिनट का नाश्ता है, तुरंत रेडी हो जाता है। तो ऐसा नहीं लग रहा है, एक ब्रेड ये रखी, एक ब्रेड ये रखी, बीच में आयरन की सब्जी रख दी, है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर बन के आया है, दिस इज नोन एज सैंडविच टाइप। ठीक है, तो ये फेरोसीन में देखने को मिलता है सैंडविच स्ट्रक्चर। पाई बॉन्डेड जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं उसमें सैंडविच स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो आपसे एग्जाम में सैंडविच स्ट्रक्चर के बारे में पूछ सकता है। क्लियर? इसके बाद जो दूसरा एग्जाम्पल है वो अगले पेज पे चलते हैं। जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है डाई बेंजीन क्रोमियम, डाई बेंजीन क्रोमियम। ठीक है,
तुम लोग सेलेक्ट हो जाओ तो भाई हम तुमको सैंडविच की पार्टी दे दें। यहाँ भी सैंडविच है। यहाँ भी जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, सैंडविच टाइप का। CrC6H6 का होल ट्वाइस। ठीक। तो ये हो जाएगा। देखो, ये है बेंजीन। हम्म। और ये है Cr। ये है, अरे, ये है ये। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर है डाई बेंजीन क्रोमियम। और ये भी सैंडविच टाइप का स्ट्रक्चर देखो बन रहा है। और इसमें भी पाई बॉन्ड है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, क्लियर। इसके बाद आओ जीस सॉल्ट। तीसरा जो कंपाउंड है वो क्या है, जीस सॉल्ट है। ठीक, जीस सॉल्ट। तो इसका जो फुल फॉर्म है, जो फुल फार्मूला है वो ये है, KPtCl3C2H4 का होल्ड। ठीक है, और इसको बड़ा ब्रैकेट में बना देंगे। तो ये देखो बड़े बढ़िया कंपाउंड है, इनके बारे में हर कोई नहीं जानता हो। ठीक है, या फिर इसको ऐसे याद करेंगे, के ईटा का स्क्वायर CtCl3C2H4। ये भी सेम है ना, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा जी सॉल्ट, इसे क्या कहते हैं, जी सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो पीटी है, प्लेटिनम, ये सिस प्लेटिन है ना, ये हमने कराया था कल। ये Cl, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे जुड़ जाता है ये CH2। ठीक है, तो ये भी एक जो स्ट्रक्चर है, ये जी सॉल्ट का है ना। इस तरीके से सिस्प्लेटिन हमने कल पढ़ा था। ठीक, तो ये है स्ट्रक्चर पूरा जी। तो इसमें भी जो बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड यहाँ पे होता है इस तरीके से, ये देखो, है ना। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, पाई टाइप, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। डाइबेंजीन क्रोमियम और फेरोक्सीन में ऑक्सीडेशन नंबर जो है मेटल का वो होता है 0। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ऑक्सीडेशन नंबर इन फेरोसीन एंड डाइबेंजीन क्रोमियम। ठीक है, कितना होता है, 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लो। इसके अलावा निकिल, निकिल सीओ का होल 4, है ना, इसमें भी 0 होता है, निकिल सीओ का होल 4। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इनको अच्छे से याद कर लेंगे। आगे बढ़ें, कोई दिक्कत नहीं। चल, ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। कौन कौन से हैं, इन सबको याद कर लेते हैं। दोनों टाइप के यहाँ पे बॉन्ड मिलेंगे, सबको ऐसे नाम से याद कर लो। सीओ का होल 4, FeCO का होल 5, है ना। तो ये सब में क्या है, मेटल कार्बोनिल जितने भी होते हैं ऐसे लिख लो, मेटल कार्बोनिल जितने भी होते हैं उन सभी में ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो 0 ही होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ये हो गया। अब हम सीखेंगे EN निकालना। EAN, EN।
तो EAN नंबर आपसे ऐसे लिख करके आएगा, EN नंबर निकालना। डिटरमाइन स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, इससे हम क्या पता करते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो जो स्टेबिलिटी होती है वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, 1 EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के इनवर्स होती है। ठीक है, तो अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसी का ज्यादा आता है तो इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी कम है। ठीक, तो EN निकालना सीख लेते हैं। इसका फार्मूला होता है बड़ा बढ़िया सा, ये है EAN इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ठीक है, किसका? ऑफ सेंट्रल मेटल का। सेंट्रल मेटल का एटॉमिक नंबर कितना है, इसमें से माइनस कर देंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, और इसमें ऐड कर देंगे 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 इंटू CN लिख देता हूँ क्योंकि CN लेकर के चल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो बस निकल जाएगा आपका EN। अब उसमें जो है, अगर EN नंबर, अगर EN नंबर आपका किसी उसके जो जीरो ग्रुप वाले एलिमेंट होते हैं, किसी नोबेल गैस के कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा है, ठीक है, के आसपास आ रहा है, ठीक, तो हम क्या मानेंगे कि उसका EN जो है वो कम है। और अगर जो है उसके दाएं बाएं आ रहा है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब EN उसका बड़ी है, तो स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा है। ठीक है, तो एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। देखो, K4 FeCN का होल 6, ठीक, K3 FeCN का होल 6, अरे ये, हम्म, ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये तो भाई स्टेबिलिटी हमें उसी से पता लग रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कॉम्प्लेक्स से, है ना, चार्ज से, चार्ज वाले रूल से। लेकिन हम इसको प्रूफ करेंगे इस फार्मूले में रख करके। ठीक, तो इस फार्मूले फार्मूले में जब हम रखेंगे तो क्या होगा? EAN इज इक्वल टू 26 माइनस +2 इंटू 6। अच्छा, ये हमने कैसे रख दिया ये जरा देखते हैं ना। पहले वाले में देखो, इधर वाले में, इसके लिए पहले हमने EN लगाया, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है आयरन का कितना है? 26 है। ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो यहाँ पे +2 आएगी, कराया था, और इस पे +3 आएगी। ठीक है, तो +2 रख दिया, +2 इंटू 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? ये देखो 6 है, तो उसको रख दिया। सॉल्व करोगे इसको तो ये कितना आएगा भाई? 36 आएगा, है ना। और 36, देखिएगा उसमें नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में कोई नंबर होगा, है ना, क्रिप्टन, जीनन, रेडन करके जो भी होगा, है ना, देख लेना। ओके, तो ये हो गया। इसी तरीके से दूसरे वाले के लिए अगर लगाओ, इसके लिए लगाओ EAN, ठीक, तो वो कितना हो जाएगा? 26 रखोगे, -3 +2 इंटू 6, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा नंबर? 35 आएगा। ठीक है, तो ये देखो, ये 36 नहीं आ रहा है ना, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रहा है। तो जिसका नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रहा है वो ज्यादा स्टेबल होता है ना, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में स्टेबल होता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे नो बढ़ते हैं। सर। जी सर। हेलो। हाँ, कोई प्रॉब्लम है? जी सर, ये वाला जो है थोड़ा समझा दीजिए। अच्छा, देखो, जब भी कभी आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछे, ठीक, तो आपको सिर्फ ये फार्मूला लगाना है। ये कहेगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल के आप ये बताओ कि ये स्टेबल है कि नहीं है, कंपाउंड देगा इस तरीके से, है ना।
तो जब ये फार्मूला आप रखोगे, फार्मूला क्या है हमारा, सेंट्रल मेटल या जो भी मेटल है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, और उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, ठीक, प्लस 2 कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब लिगेंड कितने जुड़े हुए हैं या उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, वो रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा K4FeCN का होल 6 में ऑक्सीडेशन नंबर जो आयरन का है वो +2 है, एटॉमिक नंबर 26 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर की जगह पे हमने वो रखा 2, इंटू 2 इंटू 6, कोऑर्डिनेशन नंबर देखो 6 है। तो यहाँ का EN कितना आ गया, 36 आ गया, कितना आ गया, 36 आ गया। ठीक है, क्लियर। देख लेते हैं, सॉल्व कर लें। कितना हो गया ये, 26 में से 2 गया तो ये बचेगा 24। 24 और 12, है ना, 24 + 12 कितना हो गया, सही तो है। ठीक है, तो 36 आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगले वाले में लगा लो, अगले वाले में लगाओगे जी तो 35 आएगा। ठीक, जी तो EN अगर नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए, देखो हीलियम होता है ना, फिर उसके बाद नियॉन होता है ना, हीना नीना, है ना, आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है, तो इन सब के आसपास के कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इनके नंबर के आसपास अगर आता है, हीलियम कितना है, 2, 3 होता है, नहीं 2 होगा ना, हीलियम कितना है, 2 होगा। ठीक है, और नियन जो होता है ये देखो कंप्लीटली फिल्ड है, नियन जो होता है 10 होता है, आर्गन जो होता है 18 होता है, ये कितना होता है, 36 होता है, तो क्रिप्टन के आसपास आ जाता है ना। तो ये देखो KR को यहाँ फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो फॉलो करते हैं वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल कम होते हैं, बस ये कह रहे हैं। ठीक है, क्लियर, समझ गए। जी जी सर जी। तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, कौन, जो EN नहीं फॉलो कर रहा है, कॉम्प्लेक्स इन विच, कॉम्प्लेक्स इन विच क्या, हम्म, 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 एक सेकेंड, 35 ही तो आएगा, सही है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन ये जो है, एक बात इसमें ये ध्यान रखना कि जो इनर्ट गैसेस को फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक लाइन लिखी जाती है, EAN = क्या, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये बात हम बताना चाह रहे हैं, तो इसको जरा याद कर लेना, है ना, ये इम्पोर्टेंट है। क्लियर, वही सर, मेरे को भी डाउट था, ये वाला जो है इसमें EN वाला नहीं बता रहा था, EN वाला। हाँ हाँ, तो ये वाला पॉइंट जो है लिख लेना। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि फॉलो कौन कर रहा है, EN रूल फॉलो कौन कर रहा है, EN रूल को फॉलो ये कर रहा है। ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो कौन कर रहा है, क्योंकि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमें पता कि कौन सा करना है, जो नोबेल कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो कर रहा है, वो कौन है, वो ये है। ठीक है, ये वाला, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आई। क्लियर, अब समझ में आ गया होगा। ओके, अब चलते देखते हैं कलर के बारे में, है ना, ये पूरी की पूरी हम CFT पढ़ रहे हैं, है ना, कलर देख लिए जाए। तो जो KMnO4 होता है या फिर MnO4- होता है, ठीक है, ये क्या है, पर्पल इन कलर। ठीक है, ये क्या होता है, पर्पल इन कलर होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है,
ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है मैग्नीशियम, ठीक है। तो उससे क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से कहाँ तक चेंज होता है, +7 से +6। तो एक इलेक्ट्रॉन यही ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से ट्रांजिशन होता है, और ये प्लस, है ना, +7 से +6 में चेंज होता है। ठीक, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चेंज होता है। क्लियर, तो देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर बना के। इसी वजह से इसका कलर कैसा है, पर्पल। ये देखिए, है ना, ये इस तरीके से। तो ये यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से इलेक्ट्रॉन दौड़ा करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कलर आता है, और ये कलर कैसा है, पर्पल कलर है। क्यों, 3D 0 होता है और 4s 0 होता है। कॉन्फ़िगरेशन भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो याद कर लेंगे। क्लियर। अब देखो, मिक्सचर ऑफ Ca+2 एंड EDTA हम देते हैं ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग, टीबी मतलब लेड, लेड पॉइजनिंग। जब भी कभी लेड पॉइजनिंग होती है, ठीक है, तब हम क्या देते हैं, कैल्शियम और EDTA का मिक्सचर देते हैं। क्योंकि EDTA क्या है, चिलेटिंग एजेंट है ना, कैल्शियम के साथ मिलकर के बाइंडिंग करेगा, तो वहां से लेड कम हो जाएगा। क्लियर, जहाँ कहीं भी लेड पॉइजनिंग। इसके बाद क्या है, KAgCN का होल ट्वाइस, ओके, इज यूज्ड इन सिल्वर प्लेटिंग। सिल्वर प्लेटिंग है ना, चांदी का पानी चढ़ाना, है ना। पायल देखो मिलती है आप लोगों को, है ना। कुछ लोग तो यही वाली मेले में जो पायल मिलती है वही लेके पहुंच जाते हैं। क्यों, तो ये वाली जो जी पायल सर। है, जी सर। उसके ऊपर चांदी का, चांदी सही लिखा है, पानी चढ़ा होता है भाई, है ना, पानी चढ़ा होता है। ठीक, तो चांदी का पानी चढ़ा होता है, तो ऐसी पायल लेकर के अगर आप जाते हैं, तो वो पायल भाई वापस कर दी जाती है। ठीक है, शादी बारात में ऐसी पायल का कोई काम नहीं है, लोग मना कर देते हैं, कहते हैं इससे महंगी वाली तो हम पहने, है ना। ये वाली मेले में मिलती है, एक मेला यहाँ पे लगता है ना, बवा और बवा वाला मेला। तो उस बवे और वाले हमने मेले में ये वाली पायल बहुत मिलती है। सर देखे नहीं हैं। लगता नहीं सर चांदी की चांदी। पायल जिससे चांदी का पानी चढ़ा हो, ऐसी पायल नहीं देखे तुम लोग, है ना। तो सर वो लोग यही चढ़ा देते हैं, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स है यही वाला चढ़ाया जाता है। फिर वो 1-2 महीने के बाद वो फिर से काली पड़ जाती है ना, लोहे का, है ना, लोहे की होती है, स्टील की होती है, उसके ऊपर क्या कर देते हैं, ये चढ़ा देते हैं, है ना, लगती है कि एकदम चमक रही है, असली चांदी है, नहीं। चलिए भाई, ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं आगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताएंगे कि कैसे पानी चढ़ जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है केमिस्ट्री, अगर पढ़ो उसको, जानो समझो तो मजा आए, नहीं। अगल बगल सब कुछ क्या है, केमिस्ट्री ही तो है। जी फिजिक्स, सर। केमिस्ट्री और बायो के बिना इस धरती को सोचना पाप है ना। जी असंभव है। हाँ, जॉन टेलर जी इफेक्ट। सर। हेलो। हाँ, कुछ कहना है क्या। हम बोल रहे हैं 2% हमारे मोबाइल चार्जर में काट दे रहा हूँ। अच्छा, ठीक।
तो जॉन टेलर इफेक्ट जो है, जॉन टेलर इफेक्ट ये क्या है? जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इज ऑब्जर्व्ड इन अनसिमेट्रिकल एंड डीजेनरेट ऑर्बिटल। जॉन टेलर इफेक्ट जो है केवल और केवल अनसिमेट्रिकल एंड डीजेनरेट, अनसिमेट्रिकल हो और डीजेनरेट ऑर्बिट हो, उनमें हम देखते हैं। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसी को याद करना है। इसमें दो प्रोसेस होते हैं, क्या क्या? दो घटनाएं देखने को मिलेंगी। क्या होगी? एक होगी कंप्रेशन और एक होगी इलोंगेशन। ठीक है, तो एक होगी कंप्रेशन और एक होगी इलोंगेशन। क्लियर? किसके बीच में? मेटल और लीगेंड के बीच में। ठीक है, और एक किसके द्वारा होती है? बाई लीगेंड। ये काम करते लीगेंड ही हैं। ठीक है, तो ये है मेनली अनसिमेट्रिकल में होती है, ध्यान रखना। ये देखो, मेनली लिख देता हूँ यहाँ। ठीक, कैसे होती है? देखो, बीच में रखा मेटल, इधर भी रख ली, दो केस दिखा देते हैं। ठीक, तो इधर से लीगेंट, इधर से लीगेंट, इधर से लीगेंट। लीगेंट 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 और ये लीगेंट। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं बेटा जॉन टेलर कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब होता है प्रेस करना, है ना, किसी चीज को दबाना। तो यहाँ देखो लीगेंड जो है मेटल को दबा रहे हैं, लीगेंड जो है मेटल को दबा रहे हैं, जॉन टेलर कंप्रेशन हो गया। हम्म, यहाँ पे इस वाले केस में अगर हम देखें, लीगेंड 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 लीगेंड, अरे कार्बन बन गया, कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, लीगेंड। तो यहाँ पे क्या होगा? ये देखो लिगेंड जो है खींच रहे हैं बॉन्ड को। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड जॉन टेलर इलोंगेशन। ये क्या है? जॉन टेलर इलोंगेशन। क्लियर? तो ये ध्यान रखना भाई, समझ गए? तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है उसमें जरा हम देख लेते हैं जॉन टेलर इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। हम्म, चलो आगे बढ़ते हैं। ये इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, अगर ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री है तो उसमें हम क्या देखेंगे? D1, D1 करेंगे तो जो स्प्लिटिंग है वो इसकी इस तरीके से होगी, 0 0 Eg, Eg में, है ना, खाली चला जाएगा, और T2G में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। यहाँ पे जो T2G है उसमें क्या जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो यहाँ पे जॉन टेलर इफेक्ट होगा, क्योंकि अनसिमेट्री आ गई, सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, तो अनसिमेट्री आ गई, तो यहाँ पे जॉन टेलर इफेक्ट होगा। ओके, इसी तरीके से अगर हम D2 की बात करें तो यहाँ भी अनसिमेट्री रहेगी, भर के देख लो इलेक्ट्रॉन। अगर T2G की बात करें, तो T2G में ये दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे। हम्म, Eg में फिर से 0 हो गया, नो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ भी जॉन टेलर इफेक्ट होगा, है ना। इसी तरीके से D3 की अगर बात करें तो D3 में जब जाएंगे तो Eg हम ऊपर ही बनाए दे रहे हैं। ये देखो, D3 की बात करेंगे तो देखो ये फुल्ली भर गए, फुल्ली बट पार्शियली, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुई है ना, लेकिन ये सिमिट्री आ गई, ये कंप्लीटली भर गए। ठीक, सिमिट्री आ गई, तो यहाँ पे क्या होगा? जॉन टेलर इफेक्ट शो नहीं होगा। समझ में आई बात? ओके,
कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते हैं, कुछ और केस देख लिए जाए, समझ लेते हैं इसी से। देखो, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट है और D4 का केस है, ठीक है, मतलब डी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तब है ऐसा। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये हैं Eg वाले और ये हैं T2G वाले। तो यहाँ क्या हो जाएगी बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करा देगा, है ना? तो जब पेयरिंग करा देगा तो दो दो इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएंगे। देख लो, थोड़ा बड़े बना देते हैं ऑर्बिट। ठीक है, अरे D4, D4, ठीक है, ये गया, ये गया, और ये क्या है, T2G। तो इसमें क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी, है ना, इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ भी लेकिन अनसिमेट्री है, इनकम्प्लीट है, तो ये जॉन टेलर इफेक्ट शो होगा। ठीक, तो इसी तरीके से आपसे टोटल भाई डी ऑर्बिट है ना, तो आपसे 10 इलेक्ट्रॉन तक पूछ सकता है। ओके, तो आप देख लीजिएगा, इतने सारे एग्जाम्पल मैंने करा दिए हैं, इसमें से ऐसा केस कभी भी आएगा, है ना, तो ये क्या होगा, जॉन टेलर इफेक्ट शो करेगा अनसिमेट्री में, है ना, तो इसको भी टिक कर लो। और जहां सिमेट्री आई वहीं पे जॉन टेलर इफेक्ट लगना बंद हो जाए। समझ गए? अगर कोई चीज ना समझ में आई हो, पूछो। हम्म, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम खत्म ही कर देते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी दिनों से मैं पढ़ा रहा हूँ इसको। ठीक है, एक्सेप्शंस हैं कुछ, उनको एक्सेप्शन करके हमें लिखना है। एक्सेप्शन, इस चैप्टर में कई सारे एक्सेप्शन हैं, तो उन एक्सेप्शन को अगर अगर हम लिखें तो क्या है, देखो, अमोनिया इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अमोनिया क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक, लेकिन जब ये जुड़ती है बेटा आयरन के साथ और निकेल के साथ, आयरन और निकेल के साथ, तो ये बन जाती है वीक फील्ड लिगेंड। क्लियर, ध्यान रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अमोनिया है, लेकिन आयरन और निकेल के साथ वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आ जाते हैं वाटर इज ए वीक फील्ड लिगेंड। लेकिन वाटर जब जुड़ता है वेनेडियम के साथ, कॉपर के साथ और जिंक के साथ, तब ये अपना रूप बदल देता है और कहता है अब हम हो गए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्लियर? तो वाटर वैसे वीक फील्ड है, लेकिन वेनेडियम, कॉपर और जिंक के साथ कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब चलते हैं हम लोग डीडी ट्रांजिशन, कलर डिसाइड करते हैं, डीडी ट्रांजिशन से कलर डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए हम इसको पढ़ा रहे हैं। कलर कॉम्प्लेक्स, कलर कॉम्प्लेक्स क्यों होता है कलर? ठीक है, कलरफुल ये कंपाउंड होते हैं सारे, ज्यादातर। ठीक है, तो क्यों होता है, डीडी ट्रांजिशन होता है, ये बात हमने वैसे पहले पढ़ाई है आपको, है ना, डीडी ट्रांजिशन होता है। कैसे? वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन, जब इलेक्ट्रॉन डीडी ट्रांजिशन कर रहा होता है तो इसके ऊपर लाइट पड़ती है, और जिस वेवलेंथ की लाइट पड़ती है वो एब्जॉर्प्शन होता है ना? जो एब्जॉर्प्शन होता है वो तो दिखेगा नहीं, लेकिन जिस लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वो लाइट हमको दिखती है ना, ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हम डीडी ट्रांजिशन देखते हैं विद द हेल्प ऑफ वही वेवलेंथ के कॉन्सेप्ट से, विव ग्योर। ठीक है, विव ग्योर।
तो ये हम कलर बना लेते हैं सबके सब। ठीक, देख लो, ये है हमारे पास चित्र। ओके, और इसको ऐसे हम ब्रेक करेंगे। हम्म, ऐसे ब्रेक करेंगे और ऐसे ब्रेक करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर? अच्छा नहीं बना, मजा नहीं आया। चलो फिर से बनाते हैं। नहीं, चित्र का चित्रांकन अगर अच्छा ना हो तो फिर मजा नहीं आता है। अबे यार, बन नहीं रहा, गोला ही नहीं बन रहा है। हम्म, ये देखो, ये बन गया थोड़ा। तो ये हो गया, और एक ये हो गया, और एक ये हो। क्लियर? तो जब भी कभी, है ना, ब्लू लाइट अगर बोलेगा एग्जाम में, क्या बोला? ब्लू। ठीक, तो ब्लू के सामने जो होगा वो क्या होगा? ऑरेंज वाला होगा। ठीक, ब्लू के सामने ऑरेंज, और ग्रीन के सामने होगा रेड। ठीक, और येलो के सामने क्या होगा? वायलेट। तो कोई एक रंग वो बोलेगा, ठीक है, और आंसर में उसके सामने वाला पूछेगा। ठीक, तो ब्लू के सामने ऑरेंज, ग्रीन के सामने रेड, ठीक, और ऑरेंज के सामने वायलेट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जब भी कभी आपसे एग्जाम में कलर कॉम्प्लेक्स पूछे तो इस तरीके से आप टिक कर लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, पूरी सीएफटी ने एक्सप्लेन कर दिया इसमें हमने, है ना। देखो, कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, शॉर्ट में क्या कहोगे? CFSE। ठीक, तो इसका भी फार्मूला है, वही फार्मूला आप लगाओ फटाफट, और आपको आंसर मिलता जाएगा भाई। हम्म, देखो, ऑक्टाहेड्रल के लिए अलग फार्मूला होगा, और टेट्राहेड्रल के लिए अलग। बस यही तो बात है कि क्या ऑक्टा है क्या टेट्रा है, ये बात पता चल जाए आपको हाइब्रिडाइजेशन निकाल के, उसके बाद आप कुछ भी करो इसमें, फटाफट आसान है। CFSE इज इक्वल टू -0.4 x प्लस 0.6 y। ठीक है, तो ये है हमारा फार्मूला, और ये डेल्टा नॉट। ठीक है, तो ये CFSE मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है। कैसे? एक्स क्या है यहाँ पे भाई? जो एक्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? वो हैं। और वाई क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आप लोग बता देंगे, इन ईजी में कितने इलेक्ट्रॉन है ना। बस, आसान हो गया। अब आप कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने में तो आप लोग माहिर हैं, है ना। मान लो, मान लो भाई, एक ही एग्जाम्पल कराऊंगा मैं, बाकी आप लोग करते रहिएगा, है ना। डी वन ये कॉन्फ़िगरेशन दे दिया आपको, है ना, एग्जाम में। ठीक, और इलेक्ट्रॉन जो T2G में है, भाई एक ही इलेक्ट्रॉन है तो पहले T2G में ही जाएगा ना, और जो Eg है उसमें जीरो है। ठीक, तो अब आप फार्मूले पे रखो CFSE निकालने के लिए, मतलब CFSE निकालने के लिए फार्मूले पे जब रखेंगे तो क्या होगा? -4, T2G वाला इलेक्ट्रॉन है ना, -4 पॉइंट, -0.4 है ना, ×1 प्लस 0.6 ×0। नहीं, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? -0.4 ही तो आएगा, है ना। -0.4 क्या? डेल्टा में। दिस इज योर आंसर।
ठीक है, तो बहुत बढ़िया है सीएफएससी निकालना। अगर कोई भी क्वेश्चन फंसेगा तो आप लोग हमसे पूछिएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका एंड हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, और ये बहुत सर बेहतरीन, और इसका आपको पूरी रिकॉर्डिंग और नोट सब मिलेंगे। नोट्स के लिए आप जाइए टेलीग्राम चैनल पे, वहां से इंस्टॉल कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। और जो वीडियो रिकॉर्ड है वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, और पूरा चैप्टर आपको कंप्लीटली पढ़ा दिया गया है। इसमें से एक भी क्वेश्चन अगर बाहर से पूछ ले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है, तो आप लोग हमें जरूर कमेंट करिएगा। और नहीं पूछता है तब भी कमेंट कर लीजिएगा, है ना। इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। ठीक, अगर कोई प्रॉब्लम है, इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन जो छूट रहे हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड, तो उनके लिए भी आप हमसे डिस्कस कर लीजिए। ठीक, कुछ कहना है जी किसी सर। को? हम्म सर इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये बता दीजिए सर। ये मैंने एग्जांपल लिया, तो इसमें क्वेश्चन ऐसे आएगा, कहेगा एक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो दे देगा, D1 D2 D3 D4। ठीक है, फिर कहेगा सीएफएससी निकाल कर दिखाओ। ठीक, तो सीएफएससी निकाल के देखोगे, स्प्लिटिंग करोगे पहले, T2G और EG में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ठीक, तो उनको आप इस जी फार्मूले में रख दोगे। फार्मूला क्या है, एक्स क्या बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2G में कितने हैं, है ना, वाई क्या बताता है EG में कितने हैं। वो रख दोगे, पुट कर दोगे, आ जाएगी वैल्यू, जैसा कि इसमें किया। EG में T2G में देखो एक इलेक्ट्रॉन था, तो एक ही इलेक्ट्रॉन जब था तो उसको एक की जगह रखा, तो भाई उतना ही तो रहेगा, 0.4, तो वही आंसर आ गया हमारा। ठीक है, जी सर। कोई प्रॉब्लम नो। अगर हो तो पूछ लो। अब इससे आसान कोऑर्डिनेशन तो कहीं नहीं मिलेगा, है ना। ओके, समझ में आया? जी सर। चैट बॉक्स में कौन कौन है? सर इसका नाम बताइए, आप देख ही नहीं रहे हैं क्या पूछें? अच्छा, टेलीग्राम पे पीडीएफ मिला नहीं। अच्छा चलो, भेज भेज टेलीग्राम हम आपको बता देंगे कैसे यूज करना है। भेज दीजिए भेज दीजिए। हम्म। जी। चलिए भाई, ओके, आप लोग फटाफट इसको याद कर लीजिए और इसके सारे सवाल लगा डालिए, इस चैप्टर जी के सर। सारे सवाल लगा डालिए। जी नमस्ते सर। ओके, नमस्कार।